नमस्कार। मैं ऋचा त्यागी आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा आज का हमारा विषय है, आज का साहित्य और साहित्यकार व पाठक। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारे अतिथि हैं, हालांकि वो किसी परिचय की उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सभी दर्शकों से मैं आप सभी का जो है परिचय कराना चाहूंगी। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, देश विदेश के राजदूत हों, सभी से अलग अलग समय पर पुरस्कार व सम्मान प्राप्त करते रहे हैं। पत्रकार रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए कादम्बिनी के संपादन में रहे हैं लगातार 30 वर्षों से, और आज साहित्य की सेवा में अनवरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत है आपका भी ऋचा जी। मुझे खुशी है कि मैं 10 न्यूज में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जानना चाहेंगे कि ग्वालियर से एक विज्ञान का विद्यार्थी कैसे हिंदी साहित्य और पत्रकारिता से जुड़ा? अच्छा प्रश्न है आपका। पहली बात तो यह है कि मैं ग्वालियर से हूँ और ग्वालियर संगीत का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। वहाँ तानसेन और बेजू बावरा जैसे संगीत के बहुत बड़े लोग रहे हैं। दूसरा, वहीं महाकवि बिहारी जैसे कवि भी रहे हैं। तो विज्ञान भी जो है, शायद मुझे लग रहा था कि कहीं अधूरा अधूरा सा है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, वहाँ साइंस कॉलेज में पढ़ा और मैंने महसूस किया कि साइंस जो है वो जिसे हम विज्ञान कहते हैं, वो विज्ञान जो है साहित्य से जब मिल जाता है, अध्यात्म से जब मिल जाता है, तो वो ज्ञान प्रज्ञान हो जाता है। और इसीलिए लोग मुझे प्रज्ञान पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि मैंने संगीत को, साहित्य को और विज्ञान को, इनको जोड़ने की कोशिश की है और ये बताना चाहा है कि ये दिखते अलग है लेकिन ये सब एक ही हैं। जैसे कोई सिक्का है, उसके दो पहलू होते हैं। आप चित्त देखें या पट देखें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि खाली चित्त ही हो। जो सिक्का है तो उसके दो पहलू जरूर होंगे। तो वैसे ही विज्ञान और साहित्य, मैं समझता हूँ कि हमारी चेतना के दो पहलू हैं। हम किस दृष्टि से, किस आयाम से, किस डायमेंशन से देखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, एक सिक्का है सत्य का। उसको आप कहाँ से देख रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैंने देखा कि इसको साहित्य की दृष्टि से देखा जाए और विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो समग्र सत्य हमारे सामने आ सकता है। इसलिए मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के बावजूद साहित्य में आया। शायद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। जी ऋचा जी। का जो साहित्य है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो साहित्यकार हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि साहित्य तो समाज का या दर्पण कहीं होता जो है। आज जी, जो रचनाएं आज हो रही हैं, वो क्योंकि किसी भी जो भी साहित्यकार या जो भी कवि या लेखक लिखता है, वो अपने आसपास के आसपास जो चीजें हो रही होती हैं या स्वयं जो वो भावनात्मक रूप से महसूस करता है, उन्हीं चीजों को अपनी लेखनी में उतारता है। तो आज का जो समय आप देखते हैं, वो किस तरह से देखते हैं साहित्य और साहित्यकार? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण रहा है और रहेगा। अगर समाज नहीं होगा तो साहित्य का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो साहित्य है वो समाज के सापेक्ष है, उसका अस्तित्व समाज के साथ ही है। वरना वो कौन सा साहित्य होगा जो समाज रहित हो। एक समाज से तो कहीं कहीं जुड़ा होता ही है। अब प्रश्न ये आता है कि आपने पूछा है कि आज का साहित्य, तो आज का साहित्य, जब भी ये प्रश्न आज से 20 साल पहले भी पूछा गया, तब भी यही प्रश्न था कि आज का साहित्य। और कल भी अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आज का साहित्य, तो साहित्य तो आज का ही होता है, मेरा मानना है। क्योंकि जो चीज आज है वही शाश्वत है, वही सनातन है, वही द ऑलवेज है। तो साहित्य भी ऑलवेज है। अब चूंकि वो आज में खड़ा हुआ होता है, इसलिए भविष्य के और अतीत के बीच में खड़ा होकर वो अपनी बात कहता है। कुछ लोग जो अतीतवादी होते हैं, उन्हें लगता है कि ये कैसी बात कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। कुछ लोग जो भविष्य के उसमें ज्यादा होते हैं,
उनको लगता है कि ये तो बहुत पीछे की बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि साहित्य हमेशा समय सापेक्ष होता है, साहित्य हमेशा समाज सापेक्ष होता है। और अगर ये कहते हैं कि आज ये साहित्य में कहीं गिरावट आ रही है, तो ये केवल साहित्य में नहीं आ रही। मैंने जैसे कहा, साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर समाज में गिरावट आएगी तो चौतरफा गिरावट है आज दिखाई दे रही है, तो वो साहित्य में भी दिखाई देगी ही, क्योंकि साहित्य उससे अछूता नहीं रह सकता। जो साहित्य समाज से जुड़ा हुआ है, तो जो समाज के दबाव हैं, समाज के जो परिवर्तन हैं, वे सब कुछ इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं साहित्य में। तो अगर आप कहते हैं कि साहित्य में गिरावट आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप ये मानने को तैयार है कि समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं चूंकि साहित्यकार हूँ और वैज्ञानिक चेतना से लैस हूँ, तो मैं निराश नहीं होता, मैं आशावादी हूँ। और जो साहित्य है वो भी हमको सहित साहित्य होता है कि जो हमारे हित के लिए सोचे। तो जो हम हित के लिए सोचते हैं, तो हम कभी डिप्रेशन में नहीं सोचते, हमेशा उम्मीदों में सोचते हैं। हमारी एक अलग एक तमन्ना रहती है कि आने वाला कल कैसा हो, उसे हम संवारते हैं। और अगर हम निराश हो जाएंगे तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। दूसरा, आपने ये पूछा कि साहित्य में कुछ आज कैसा स्तर है, तो देखिए ये बहस हमेशा रही है। दो प्रकार से साहित्य होता है, एक ज्ञानात्मक और एक मनोरंजनात्मक। अब जो ज्ञानात्मक साहित्य से जुड़े लोग हैं, वो मनोरंजनात्मक साहित्य को साहित्य नहीं मानते, और जो मनोरंजनात्मक साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, वो ज्ञानात्मक साहित्य को कहते हैं क्या है, जनता को समझती नहीं। तो ये दोनों के बीच में कहीं द्वंद्व रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों जरूरी हैं, क्योंकि समाज में कुछ लोग मनोरंजन चाहते हैं, कुछ लोग मनोरंजन से ऊपर उठ चुके होते हैं, वो ज्ञान चाहते हैं। तो ज्ञानात्मक और मनोरंजनात्मक दोनों ही प्रकार के साहित्य होते हैं, और वो होंगे, उनकी चाहे कितनी भी कोई आलोचना करे, ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ऊर्जा है आपके भीतर, जो एक जज्बा है लगातार लेखन करते रहने का, भ्रमण करते रहने का, न सिर्फ विदेशों में भी, आप अभी काठमांडू गए थे, नेपाल गए थे, और इससे पहले भी आप लंदन, मिस्र, अनेकानेक देशों में आप अपना हिंदी भाषा का प्रचार करते रहे। तो ये ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा कि हम जिसे साइंस की भाषा में ऊर्जा कहते हैं, अगर इसको अध्यात्म की भाषा में कहा जाए तो ये आत्मा है। आत्मा ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही आत्मा है। और अगर इसको थोड़ा और सूक्ष्म उसमें कहते हैं तो प्राण है। कोई इसको आत्मा कहता है, कोई इसको प्राण कहता है, कोई इसको ऊर्जा कहता है। लेकिन ये बात सही है कि ये जो आत्मा है या ये प्राण है, यही ऊर्जा है। और जब तक ये है तब तक आदमी काम करता है। अब इसकी डिग्री अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आदमी हो जिसमें ऊर्जा हो ही नहीं। ऊर्जा सब में होती है, आप में भी ऊर्जा है। हाँ, तब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रही हैं, कर रही हैं, ऊर्जा सब में होती है। ऊर्जा की डिग्री अलग अलग हो सकती है, किसी की 50 डिग्री है, किसी की 70 है, किसी की 90 है, किसी की 100 है। ऊर्जा सब में होती है। एक बात और है कि जब कभी ऊर्जा बहुत सारे डायमेंशन में बिखर जाती है, तो फिर उसका असर कम हो जाता है। अब जैसे आप ये देखिए, आपने भी शायद देखा होगा कि बचपन में एक कांच आता था, जिसको आज तो लोग लेंस कहते हैं, पहले हम बचपन में कहते थे कांच है। कांच को जो है धूप में रखते थे और उससे कागज जल जाता था, उससे रुई जल जाती थी। तो क्या उस धूप में आप बैठे हैं, आप तो नहीं जल रही, रुई क्यों जल रही है? क्योंकि वो जो लेंस है वो सारी किरणों को कंसंट्रेट कर देता है, उसके बिखराव को जोड़ देता है, और उन किरणों की जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, जो हीट है, और वो इतने डेवलप, एक कंसंट्रेट उसमें होती है कि कागज जल जाता है। तो वैसे ही जो हमारी ऊर्जा है, वो अगर बिखरी हुई होती है तो हम वो काम नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। लेकिन अगर हम उस ऊर्जा का अपने ध्यान से, अपने मनोयोग से, अपने मेडिटेशन से कंसंट्रेशन कर देते हैं, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं असर करती है। आप हमेशा सुनते हैं बचपन में भी, या हमेशा आपके माताजी ने, पिताजी ने, अध्यापक ने कहा होगा, ध्यान से पढ़ो। ये ध्यान क्या है? ये ध्यान ही तो मेडिटेशन है, कि कोई भी काम करो ध्यान से करो। जब आप ध्यानस्थ हो जाएंगे, आपकी चेतना ध्यान में आ जाएगी, तो आपकी ऊर्जा
बहुत बहुगुणित होकर अपना असर दिखा पाएगी। हर आदमी तीर तो बहुत चला लेते हैं, लेकिन धनुर्धारी अर्जुन बनने के लिए उसे अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, एकाग्रता चाहिए। ये एकाग्रता ही ध्यान है। तो जब कोई आदमी एकाग्र होकर कोई कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा दिखाई देने लगती है, अन्यथा उसकी ऊर्जा कई चीजों में बिखर जाती है। और होता यही है कि हम अधिकांश समय अपना, वही 24 घंटे आपके पास है, वही 24 घंटे एक वैज्ञानिक के पास होते हैं, वही एक नेता के पास होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे में कितना काम कर लेता है, क्योंकि वो टाइम को मैनेज कर लेता है और अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देता, एक जगह रखता है। तो मेरा अपना मानना ये है कि हम अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखें, तो मैं ही नहीं, कोई भी आदमी ये काम कर सकता है। सर, एक ये मिथ कहें इसे या क्या कहें कि ये कहा जाता है कि जो लेखनी में या दृश्य में, अगर हम मूवीज की बात करते हैं, एक पटल की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि जो दिखाया जाएगा या दर्शक जो देखना चाहते हैं वही दिखाया जाता है। इसी तरह से कहा जाता है कि जो पाठक पढ़ना चाहता है वही लिखा जाता है। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, दो चीजें हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो समाज के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि समाज मेरे हिसाब से बदले, मैं समाज के हिसाब से नहीं बदलूंगा, वो समाज को बदल देते हैं। अब मान लीजिए जब ब्रिटिश काल था, हमारा देश गुलाम था, उस समय भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं, अरे अंग्रेजों का राज्य, सूरज डूबता नहीं है, इनसे आप कहाँ लड़ोगे, ये जैसे कर रहे हैं इनके साथ रहो। तो बहुत सारे लोग उस वक्त भी राय बहादुर और लॉर्ड बन के साथ रह रहे थे। कुछ कह रहे थे नहीं, हम तो सत्ता को बदल देंगे, क्योंकि विदेशी है। वो चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या गांधी हो, या नेहरू हो। तो एक वर्ग ऐसा होता है जो युग को बदलने की कोशिश करता है, और एक होता है जो युग के अनुरूप चलने लगता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो धारा के विरुद्ध चलता है, तैराक वही होता है। धारा के साथ तो लाशें भी बह जाती है, उसमें तैराकी का है, तो लाश भी बह जाती है धारा के साथ। तो आपका पराक्रम तो तभी दिखाई देता है जब आप धारा के विरुद्ध तैर कर दिखाएं। कठिन जरूर है, लेकिन उसी में तो आपकी तैराकी की परीक्षा होगी। तो वैसे ही जो साहित्य है, बड़ा ये है कि सब जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, हम तो वो बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक वर्ग ऐसा भी, अगर तुलसीदास जी ने यही सोच के रामचरितमानस लिखा होता, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी रचनाएं की होती कि साहब जैसे जनता चाहेगी हम वैसे ही लिखेंगे, तो फिर तो साहित्य जो है कूड़ा साहित्य हो जाता। तो एक वर्ग होता है जो कहता है हमारा दायित्व है कि हम नैतिक शिक्षा भी दें अपने समाज के लोगों को। अगर उत्कृष्ट साहित्य देंगे तो उनके संस्कार भी उत्कृष्ट होंगे। और एक ये है कि नहीं साहब, हमको तो जैसा लोग पसंद करते हैं तो वो बाजारू साहित्य भी आ जाता है उसमें। वो ये कोई दावा नहीं करते कि आपका नैतिक उत्थान हो, वो तो आपकी कमजोरियों को बनाते हैं। साहित्य तो वो भी है। एक साहित्य है जो सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाता है, एक साहित्य है जो छुपकर पढ़ा जाता है। तो जो छुपकर पढ़ा जाता है तय है कि वो अच्छा नहीं होता होगा, और जिसकी पूजा होती है, जिसे रामचरितमानस कहते हैं, तो वो तो सार्वजनिक है। लेकिन उन्होंने जनता को ध्यान में रख के नहीं लिखा कि जनता पसंद करेगी या नहीं करेगी। उन्होंने कहा हमारा दायित्व है कि हम अच्छे संस्कार दें, हम अच्छा साहित्य दें। और आज देखिए लोकप्रियता में, वर्ल्ड में जितनी भगवत गीता है या रामचरितमानस है, कोई भी जो ये दावा करते हैं कि जनता जो पसंद करती है वो लिखते हैं, वो उतने नहीं बिकते। आज भी रामचरितमानस की जो सेल भी कहे, अगर आप बिक्री भी कहें, तो वो किसी भी फुटपाथ छाप उपन्यास से ज्यादा ही होती है। और इन दोनों की कभी तुलना भी नहीं करनी चाहिए। साहित्यकार तो वो है जो समाज को कुछ देने की कोशिश करता हो, वो ये नहीं माने कि जो साहित्य और समाज जो चाहता है हम बोलेंगे। पर तो आप दुकानदार हैं, फिर आप युग दृष्टा नहीं है, फिर तो आप अपना माल, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फिर आप साहित्यकार नहीं है। साहित्यकार का दायित्व वो छोले भटूरे नहीं बेच रहा, वो साहित्य बेच रहा। जैसे आईटी क्षेत्र का बूम है, तो तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक कारण है कि जो विद्यार्थी है उनका हिंदी साहित्य या किसी भी तरह का जो साहित्य है उससे वो थोड़ा सा दूर हो रहे हैं?
देखिए पहले तो मुझे कुछ लोग देख रहे हैं, या मैं आप इस प्रणाम कर चीज को दूं। किस तरह से दिनेश देखते हैं दवे कि जी। जो यूथ है वो आईटी क्षेत्र में ज्यादा जा रहा है रोजगार की तलाश की वजह से, या क्या कारण हो सकता है कि वो साहित्य, हिंदी साहित्य से बेसिकली वो दूर हो रहा है? देखिए उस प्रश्न को यही लिख रहे हैं हमारे ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी बेंगलोर से, और दिनेश दवे जी मुझे इंदौर से सुन रहे हैं, और राज मिश्रा जी भी। तो दिनेश दवे जी भी तारीफ कर। मैं, आपका जो प्रश्न है कि आज के समय में लोग टेक्नोलॉजी की ओर क्यों जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी की ओर इसलिए जा रहे हैं, या कभी भी जो युवा है वो उसी तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जहां उसकी रोटी की व्यवस्था हो जाती है, जहां उसको लगता है कि रोटी मिलेगी तो वो उस काम को करने लगता है। जैसे एक जमाना था हमारे यहाँ कहावत थी, ये देखो किस्मत के खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल। यानी पहले फारसी पढ़ना बहुत जरूरी थे, क्योंकि वो राजभाषा थी, सारे काम फारसी में हो रहे थे, लोगों को रोजगार फारसी भाषा के माध्यम से मिल रहा था, तो फारसी का बड़ा महत्व हो गया था। फिर अंग्रेजों का काल आया तो उन्होंने कहा अंग्रेजी ना हो रहे हैं, लोग अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं। उससे पहले अगर पीछे चले जाएं हमारे वैदिक काल में और उसमें, तो लोग जो है संस्कृत को बोल लेते थे, क्योंकि जो भी हमारे कर्म कांड थे, पूजा पाठ थे, अध्ययन अध्यापन था, वो संस्कृत में था, तो लोग संस्कृत पढ़ा करते थे। आज जो है रोटी की जो प्रश्न है उसका समाधान टेक्नोलॉजी से हो रहा है, इसलिए लोग टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूं कि जो लोग जा रहे हैं वे इनोवेटिव नहीं है, वे नौकरी कर रहे हैं। किसी ने एक आविष्कार कर दिया, उस आविष्कार का वो जो है केवल उपयोग कर रहे हैं, वो कोई नया प्रयोग नहीं कर रहे, नया आविष्कार नहीं कर रहे। तो मेरा कहना यह है कि टेक्नोलॉजी में भी वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में रोजगार है। आज टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो बहुत सारे लोगों का रोजगार एक कंप्यूटर ले लेता है। आपने अगर एक मोबाइल कोई देखा तो उसने कैमरे को ले लिया, उसने कैलेंडर को ले लिया, उसने टॉर्च को ले लिया, उसने तमाम सारी चीज एक यंत्र में आ गई। तो वैसे ही तो बहुत सारे लोग जो ये काम कर रहे थे वो घर पे रह गए, बैठ गए। तो टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर आपके पास आ गई है तो आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है और आपको रोजगार जल्दी मिल जाता है, और इसमें संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए लोग जो नई पीढ़ी के हैं वो टेक्नोलॉजी की ओर डेवलप होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ नई पीढ़ी के लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं। हमारे नारायण मूर्ति जी और इन्फोसिस के हैं, या और तमाम सारे लोग हैं, वे तो एजेड लोग हैं लेकिन उन्होंने काम किया टेक्नोलॉजी में और उसको इतना आगे बढ़ा दिया। तो आपके प्रश्न का शायद मैं उत्तर यही दे पाऊंगा कि युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी की ओर इसलिए आकर्षित है कि टेक्नोलॉजी रोटी की गारंटी देती है। आप भी ये मानते हैं कि जो शब्दों की मार्मिकता और जो गहनता है वो आज उसका स्तर थोड़ा गिरा है? आज से पहले जो हम जिन साहित्यकारों को हम पढ़ते आए हैं, आज के समय और उस समय में आप कहीं देखते हैं कि गहनता और मार्मिकता कम हुई है? देखिए, ज्यो ज्यो हम यांत्रिक होंगे, ज्यो ज्यो हम यंत्र की तरफ जाएंगे, हमारी संवेदनाएं कम होंगी। मैं कहना चाहता हूं कि एक समय था, आप चाहे फिल्मों में देख लीजिए, चाहे हमारे अपने जीवन में देख लीजिए, मैं अपना तजुर्बा बता सकता हूं कि जिस पीढ़ी में हम युवा रहे, अगर हम कहीं जा रहे हैं और किसी स्त्री का हाथ का स्पर्श भी हमको हो गया तो एक अजीब प्रकार की समझिए कि रोमांच का संसार खुल जाता था कि अरे एक स्त्री का स्पर्श हमने कर लिया। और हो सकता है स्त्री को भी ऐसा लगता हो कि इस पुरुष ने हमसे हम टच हो गए हैं, तो एक अजीब प्रकार की संवेदना होती थी। लेकिन आज अगर वो मेट्रो में जा रही है, लड़की हो या लड़का हो, तो टच भी हो जाता है। तो वो चीज तो नहीं हो सकती जो आज से 50 साल पहले के युवा को होती थी, क्योंकि उस समय किसी स्त्री के नजदीक आना ही एक बहुत बड़ी दिव्य घटना होती थी। उसका स्पर्श वो तमाम सारे महाकाव्यों को खोल देता था। आज ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे के स्पर्श का वो जो है डिग्री कम होती जा रही है संस्कृति की। तो बल्कि आज तो ये है कि पहले जमाने की जो फिल्में भी होती थी वो बड़ी भावुक होती थी। उसमें उसने केवल अगर उसका दुपट्टा ही मिल गया है हीरोइन का, या उसकी किताब का फूल ही मिल गया है, तो उसके सहारे वो आदमी देवदास बना रहता था। आज लोग कहते हैं अरे अब ये देवदास जैसी फिल्म कौन देखता है।
तो ये जो हमारी संवेदना की डिग्री है, ये समय के साथ बदलती है, बदली है। और मेरा अपना मानना है कि आज तो अगर कोई आदमी भावुक होता है तो उसको 2 डिग्री में लोग बांट देते हैं। आज की जनरेशन कहती है इतने सेंटी क्यों हो रहे हैं, इतने सेंटी क्यों हो रहे हैं। और अगर वो ज्यादा सेंटी हो गया तो बोले तो मेंटल हो गया, मेंटल हो गया। जबकि पहले आदमी को सेंटिमेंटल होना जरूरी माना जाता था, आज वो एक अभिशाप हो गया। लोग कहते हैं अरे वो तो सेंटी है, अरे वो तो मेंटल है। तो आज भावुकता को पागलपन माना जा रहा हो, भावुकता को बेवकूफी माना जा रहा हो, तो तय है कि हमारी संवेदना का स्तर तो कम होगा ही, हो रहा है। संवेदना मोथरी हो रही है। पहले आदमी इलास्टिक था, आज आदमी प्लास्टिक है। इलास्टिक में इलास्टिसिटी होती है, प्लास्टिक में प्लास्टिसिटी होती है, दोनों में फर्क है। सर, आज जो है यूथ को हम कहें तो वो इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर की तरफ उसका रुझान ज्यादा है। वो शेक्सपियर पढ़ता है, वो रूमी पढ़ता है। लेकिन अगर हम हिंदी साहित्यकारों के बारे में उनसे पूछे तो उनको बहुत ज्यादा वो जानते नहीं है। वो शेक्सपियर जानते हैं, रूमी जानते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या ये कारण जो है कि ये हमारा हमारा साहित्य इतना जो ना समृद्ध होते हुए भी लाइफ लाइफ कहीं ना हमारी, कहीं हाँ पीछे मैं इसका होता जा रहा जवाब ये देता हूँ कि हमारी जो लाइफ है, और पहली बात तो ये हम जिस प्लेनेट में रह रहे हैं वो ये ओवल है, वो भी सर्कुलर है। वो जो है लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है, वो गोलाई में ली है। पृथ्वी हमारी नारंगी के आकार की है, उसका शेप आप देख लीजिए। और हमारा जो समय है वो भी स्पाइरल है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, घूमते हुए ऊपर जाता है। वैसे ही आज की जो जनरेशन भारत में है उसको आप देखेंगे तो वो टुवर्ड्स पश्चिम है, उसका जो है झुकाव पश्चिम की ओर है। लेकिन पश्चिम में जाकर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहां की जनरेशन के लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं भारत की आज की संस्कृति के बारे में। वो जानना चाहते हैं कि गीता में क्या लिखा है। वो जानना चाहते हैं कि गायत्री के मंत्र की फ्रिक्वेंसी क्या है, उसको सेट करते हैं। वो पूछते हैं कि ये यज्ञोपवीत क्या है। वो तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आज भारत में नहीं पूछे जाते। वो पूछते हैं गुड़धानी क्या है, ये सब रोटी क्या है, खीर क्या है, यहाँ के व्यंजनों पर पूछते हैं जो हमारे भारत के पारंपरिक लोक व्यंजन रहे हैं। और हमारे यहाँ पर आज पिज्जा बर्गर की बात होती है। तो मेरा मानना यह है कि ये तो सी सॉ है, जो पार्क में झूला होता है, एक तरफ जब लड़का ऊपर हो जाता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। तो वैसे ही जो हमारा संस्कृति का चक्र है, अगर आज हमारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का अगर आपको वो दिखाई देता है तो वहां के उसमें आपको दिखाई देगा पौर्वात्य का भी। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये विभाजन भी सब नकली है, पूर्व का और पश्चिम का। क्योंकि जो सर्कुलर चीज है वो उसमें कभी पूर्व पश्चिम का कोई डायमेंशन नहीं होता, आपने अपनी सुविधा से बना लिया है। क्योंकि आप गोल उसमें आप कहाँ मान रहे पूर्व का पश्चिम, जहाँ खड़े हो जाएंगे वहां। तो वो जो है आज हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। आज हमारी जो वैश्विक संस्कृति है, पूरा वर्ल्ड एक जो है एक गांव हो गया है। तो उसमें पूरब भी आएगा, उसमें पश्चिम भी आएगा, तमाम सारे चेंजेस हैं। वो जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और क्यों नहीं करना चाहिए, मेरा तो मानना है कि करना चाहिए। अगर वो हमारी कढ़ी खा सकते हैं, वो हमारी दाल चावल खा सकते हैं, तो अगर हम पिज्जा बर्गर खा रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप अपने व्यंजनों को कंडेम करके अगर खा रहे हैं, अपने व्यंजनों का महत्व कम करके खा रहे हैं, तो ये जो है आलोच्य विषय है। बाकी आप कोई भी एक्सपीरियंस लेने के लिए ठीक है, कोई भी चीज खाई जा सकती है, वरना 36 व्यंजन होते ही क्यों, व्यंजनों में इतनी जो वैरायटी है। तो मेरा मानना यह है, या म्यूजिक है, हमारा म्यूजिक है वो अपना जादू दिखाता है। तमाम सारे रविशंकर जाके विदेश में जमते हैं, बिस्मिल्लाह खां जाके जमते हैं, अलाउद्दीन खां जाके जमते हैं, जाकिर हुसैन साहब जाके जमते हैं, राजन साजन पंडित जाकर जमते हैं। तो ऐसा नहीं है वहां के लोग हमारा संगीत नहीं सुन रहे क्या। अगर वेस्टर्न म्यूजिक हमारे बच्चे सुन रहे हैं तो क्या बुरा है, वहां के बच्चे भी तो ईस्टर्न म्यूजिक सुन रहे हैं। न म्यूजिक की कोई भाषा है, न कोई मजहब है। वैसे ही जो हमारी संस्कृतियां हैं ये चेंज होती रहती हैं, इन पर तमाम सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। आज हम जो अपने आप को कह रहे हैं या जो हम बोल ही रहे हैं, वो हम हिंदी कह रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन इस हिंदी में तमाम सारे शब्द अनजाने उर्दू के आ जाते हैं, इटली के आ जाते हैं, फारसी के आ जाते हैं, जर्मनी के आ जाते हैं, हमें ही नहीं मालूम।
कौन सा शब्द कहाँ से आ गया, अब ये टेबल शब्द कहाँ से आ गया, अलमारी शब्द कहाँ, आप समझ रहे हैं हमारे आसपास के शब्द, हमारे आसपास हेलो ही कहते हो, तो हेलो कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये तमाम सारी चीजें इनको हम रोज यूज करते हैं, हम रोज बोलते हैं, हमारे मोबाइल आ गया तो हमारी तमाम सारी चीजें चैट कर ले, डिलीट कर ले, हैंग हो गया फलाना, ये कौन से शब्द आ गए। ये सारे शब्द समय के हिसाब से आते हैं जो अपना अर्थ बनाते हैं, और कुछ शब्द जो समय से पीछे रह जाते हैं वो अर्थहीन हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी रिचर्ड, मुझे लगता है कि ऋचा जी आउट ऑफ सीन हो गई है, बहुत सारा मामला एक कल ही होने वाला है, क्योंकि अगर वो दिख जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं तो उनको व्यवधान नहीं आना चाहिए। तो मेरा अपना मानना ये है कि जब हम संस्कृति की, साहित्य की या कला की बात करते हैं तो हमको विखंडित चेतना में बात नहीं करनी चाहिए, हमें समग्रता में बात करनी चाहिए कि अगर पूरब में कुछ हो रहा है और तो पश्चिम में भाई सूरज अगर एक तरफ उगता है तो दूसरी तरफ सूरज डूबता भी है, एक तरफ अस्त होता है, एक तरफ उदय होता है। अब ये तो ऐसा नहीं है कि साहब हम इधर ही रहेंगे जहाँ सूर्योदय होता है, यानी जहाँ सूर्योदय है वहां सूर्यास्त भी तो होता है, और जहाँ सूर्यास्त है वहां भी तो सूर्योदय होता है। ये तो प्रकृति है, प्रकृति का सत्य है कि जहाँ पहाड़ों की ऊंचाइयां होंगी तो वहां नीचे तलहटी भी होगी, वहां घाटियां भी होंगी। अगर घाटी है तो ऊंचाई भी है, डेप्थ है तो हाइट भी है, हाइट है तो डेप्थ भी है। जो विरोधाभास जो है, जो कंट्रास्ट है, वो दोनों मिलकर जो चीज बनती है उसका नाम सत्य है। सत्य में हम कहते हैं साहब आपने कल तो ऐसे कहा था, आज आप उस बात को एकदम उलट कर कह रहे हैं। तो जो उलटा है या जो सीधा है ये दोनों सत्य के सापेक्ष हैं। आप किस डायमेंशन से उस देख रहे हैं या हमने किस डायमेंशन में ये बात कह दी, इस पर निर्भर करता है। आप उसको एक ही अर्थ में अगर लेकर बैठेंगे तो शायद वो ठीक नहीं है। और मेरा अपना मानना यह है कि जब आपकी शुद्ध बुद्ध आप हो जाते हैं, आपकी चेतना प्रबुद्ध हो जाती है, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाती है, तो ये सारे प्रश्न जो है थक जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, आपकी चेतना की यात्रा आगे चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बार गौतम बुद्ध किसी नगर को जा रहे थे, देशना के लिए जा रहे थे, उपदेश देने के लिए जा रहे थे, प्रवचन और उद्बोधन के लिए जा रहे थे। तो हर समय में तमाम सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल इस बात से जलते हैं कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद। बुद्ध के समय भी बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारे लोग क्या बुद्ध के अपने परिवार के ही लोग थे जो बुद्ध से इस बात से जड़ते थे कि बुद्ध का इतना आलोक, इतना प्रभामंडल, इतना पूजनीय व्यक्तित्व, और हम भी तो उसी परिवार से हैं, हमें कोई नहीं पूछता, हाँ विरोध करते थे। तो एक ऐसे ही दृष्टांत में जब वो जा रहे हैं तो अपना उपदेश दे रहे हैं, एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो आता है गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक देता है। गौतम बुद्ध जब वो थूकता है तो उनका जो शिष्य होता है आनंद, वो बड़ा क्रोधित होता है, क्योंकि मूलतः तो गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय वंश के थे और जो उनके शिष्य थे आनंद वो भी क्षत्रिय था। तो उसका क्षत्रित्व जाग गया, गौतम बुद्ध पर थूक दिया और उसने एकदम आक्रोशित हुआ। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, हाँ ठीक है, आपको कुछ और कहना है क्या? अब वो सारे लोग कह रहे थूका है, कह रहे कि पूछ रहे और क्या कहें। वो आनंद भी कहते हैं साहब इसने आपके ऊपर थूक दिया, बनते इसने आपके ऊपर थूक दिया और आप जो ऐसे पूछ रहे हैं और क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा इसने जो थूका है, ये थूक कर इसने बहुत कुछ कहा है, इसके पास शब्द नहीं थे लेकिन अभिव्यक्त करना चाहता था तो इसने थूक कर अभिव्यक्त किया है। मैंने इससे कहा कि और कुछ कहना है क्या, और उनका ये तो क्या है। उसके बाद उन्होंने तो को पहुंच लिया और उसके बाद फिर प्रवचन में शुरू हो गए, और ऐसा हो गया इसे बिल्कुल ही सामान्य है। वो जो है शिष्य जिसने जो जो व्यक्ति था जिसने थूका था, वो बाद में सोचने लगा कि मैंने तो इनको अपमानित करने के लिए इनके मुंह पर थूका था, मैंने इनको उत्तेजित और आक्रोशित करने के लिए इन पर थूका था, लेकिन ये तो बड़े सामान्य ढंग से पूछ रहे हैं, हाँ तुम्हें कुछ और कहना है क्या। दूसरे दिन वो रात भर सो नहीं पाया, सुबह आया और बुद्ध के उसने अपना निवेदन भेजा। आनंद ने फिर कहा साहब वो पागल आ गया जिसने आपको मुंह पे थूका था, बोले आने दो उससे बात करेंगे। पहुंचा तो उन्होंने कहा हाँ भाई बोलिए। तो पैर छू के कहने लगा सर वो मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने आपके ऊपर थूक दिया,
मैं बड़ा शर्मिंदा हूं कि मैंने आपके ऊपर थूका। तो बुद्ध ने कहा, कब थूका था, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। कोई साहब कल, बोली कल, कल जो गंगोत्री से, गौमुख से गंगा चली थी, वो गंगा सागर तक जाकर पहुंच गई। जो आसमान में सितारे थे भारत के, वो जाके अब कहीं दूसरे देश में चमक रहे होंगे। वहां जो सितारे थे वो समाप्त हो गए, जो सूर्य था वो अस्त हो गया, सारे प्रकृति जो कलियां थी वो फूल बन गई, नदियों में लहरों में जो कलकल थी वो समुद्र में कहीं जो ज्वार था वो भाटा बन गया। कितने सारे चेंजेस हो गए एक कल में और आज में, और तुम आज भी धूप पर ही अटके हुए हो। अपनी चेतना को धूप से आगे लाओ। समय बहुत तेज चलता है, समय के साथ चलना सीखो। तो मित्रों, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बुद्ध की बात कहना चाह रहा हूँ कि हम जब ये बात करते हैं कि वो पीढ़ी ये कर रही है, आज की पीढ़ी ये कर रही है, कल की पीढ़ी ये कर रही है, ये सब बड़े टाइमली क्षण भंगुर प्रश्न होते हैं, ये शाश्वत नहीं होते, और ये हर काल में होते हैं। आप ये देखिए, ये जनरेशन गैप भी आप इसे कह सकते हैं। जब भी नई पीढ़ी होती है, पुरानी पीढ़ी का ये होता है, आज की पीढ़ी तो बड़ी अनुशासनहीन हो गई, और इसी आज तरह की पीढ़ी तो जल्दी साहब कुछ कहने के काम ही नहीं साथ करना चाहती। आगे भी पुरानी पीढ़ी का हमें अपना आशीर्वाद एक देते रहेंगे। संघर्ष नई पीढ़ी के साथ रहता है। सर, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी में थे वो भी कभी नए थे, और उनकी पुरानी पीढ़ी के लोग उनके लिए कहते थे कि देखिए आज का जमाना क्या आ गया है, अब जमाना क्या आ गया है। पहले मैं मतलब स्वयं मैंने देखा है, जो मेरी उम्र हो गई है, कई सारी चीजें देखी है। पहले अगर माता जी हमारी सिर पे पल्लू डालती थी और वो पल्लू अगर गिर जाता था तो हमारी दादी नाराज होती थी, ये क्या बेहयाई है, सिर पे पल्लू रख दी। या उल्टे पल्ले के पल्ला डाल लेते थे तो इस पर विरोध होता था कि अरे वो तो फिल्म की हीरोइन बन रही है, क्योंकि उसमें सीधे पल्ले पहनना ही घरेलू महिलाओं का वो था। तो किस बात पर विवाद चलता था कि वो तो साहब सीधे पल्ले में आ गई लड़की, वो तो उल्टे पल्ले में आ गई। या उसने भील की चप्पल पहनना, हाई हील की पहनना शुरू कर दी, अरे वो तो ऊंची ओड़ी की चप्पल पहनती है। वो अगर वो शहर में है और गांव जाती थी तो अपनी हीलदार सैंडल थैली में रख लेती थी और वही चप्पलें पहनती थी। तो अब ये सारी बातें क्या आज भी हो सकती है? एक समय था जब कहते थे 7 समंदर पार जाने पर हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। महात्मा गांधी जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, या पंडित मदन मोहन मालवीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड गए, तो वापस आए तो बनिया समाज ने गांधी को बहिष्कृत कर दिया कि आपका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, और क्यों आप 7 समुद्र पार कर आए। या मदन मोहन मालवीय से कहा, पंडित जी आप तो पंडित होके वहां हुआ है तो आपका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। बाकायदा उनका लिए शुद्धिकरण हुआ, गोबर खिलाया गया, पंचगव्य दिए गए। तो क्या है कि वो परंपराएं थी। जैन ऋषि मुनि कहते थे कि जाना ही नहीं है हमें, बाहर नहीं जाना, आज वो भी हवाई जहाजों में बैठ के जा रहे हैं। तो क्या है, समय के साथ हमारी मान्यताएं बदलती हैं, और जो अपने आप को समय के साथ नहीं बदल पाता वो केवल प्रदर्शन की चीज हो जाती है। आज हमारे जो भील आदिवासी है वो गणतंत्र दिवस पर तो दिखाए जाते हैं, उनकी संस्कृति भी दिखाई जाती है, लेकिन दैनिक जीवन में तो वो भी बदलना ही चाहते हैं। सरकार भी उनके उत्थान के लिए कुछ करना चाहती है। तो मेरा मानना यह है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, समय सापेक्ष रहना चाहिए। अगर हम समय से पीछे रह जाएंगे तो पीछे ही रह जाएंगे, समय आगे निकल जाएगा। बहुत बहुत जी धन्यवाद कुछ सर, बहुत बहुत आभार, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। मुझे भी बहुत 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 खुशी धन्यवाद है, सर, मतलब आपने आपने बहुत समय, हमने आपसे चुरवाया है समय आपका इतना कीमती, उसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद ऋचा जी, बहुत बहुत आपका आभार। आपने प्रश्न पूछे, इस बहाने कुछ बातें हमने भी कह दी। शिवराज औरिया जी भी हमारे बहुत बड़े फिल्म गीतकार जुड़े हुए हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार मानता हूँ मुंबई से। और आपका भी आभार, और 10 न्यूज का भी आभार कि उन्होंने पूरा मेरा कार्यक्रम दिया। बस एक ही थोड़ा सा कमी रह गई कि मेरा नाम इसमें गलत लिखा हुआ है, मैंने कहा भी ना सुधार दीजिए, वो नीरवर लिख दिया नीरव की जगह। तो लेकिन लोग सब जान रहे हैं कि मैं ही हूँ, नाम मैंने नहीं बदला है। तो शुक्रिया, धन्यवाद आपको, आपने मुझे बुलाया। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद,